जय हिंद साथियों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल न्यू मोटो क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम कक्षा 10वीं के गणित के बारे में बात कर रहे थे और गणित में कुछ हम आपको बताए थे। इसमें वास्तविक संख्या के बारे में आपको बता दिए थे, रियल नंबर। कक्षा 10वीं का जो गणित का जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो वास्तविक संख्या के बारे में हम बता दिए थे। क्या क्या बता दिए थे? वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वह संख्याएं जिनका अस्तित्व वास्तव में हो, या वह संख्याएं जिसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकें, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब ये वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या। इसके बारे में हम बता दिए थे, ठीक है। आज उसके आगे का टॉपिक शुरू करते हैं, ठीक है। तो कक्षा 10वीं में जो पहला जो मेन टॉपिक जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, पहला आपका जो टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहता है? यदि दो संख्याएं 8 हो और 10 हो, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये कहता है कि यदि दो संख्याएं 8 और 10 हो तो इनके अलावा दो संख्याएं और होंगी जो इस नियम को या इस सूत्र को संतुष्ट करेंगी, a बराबर BQ प्लस R। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यह कहता है यदि दो संख्याएं दी गई हो तो जो संख्या के अलावा, इन दो संख्याओं के अलावा इस संख्या से दो संख्याएं और प्राप्त होंगी जो इस सूत्र को संतुष्ट करेंगी। जो सूत्र है a बराबर BQ प्लस R। नहीं समझे? चलिए, मैं इसीलिए पहले ही लिख दिया हूं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। आप लोग इसको नहीं समझ पाएंगे। क्यों? अब सबसे पहले किसी भी चीज को पढ़ने से पहले आप ये जान लीजिए कि हम इस चीज को पढ़ क्यों रहे हैं। यदि आप कहीं जा रहे हैं तो जाने से पहले आपको ये जानना जरूरी है ना कि आप वहां पे जा क्यों रहे हैं। पहले कारण पता कीजिए, ठीक है, उसके बाद से काम कीजिए। तो हमको कारण पता करना पड़ेगा ना कि आखिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमको पढ़ना ही क्यों है। तो सीधा समझिए, कारण समझिए। हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इसलिए पढ़ते हैं ताकि किन्हीं दो संख्याओं का मौसा ज्ञात कर सकें। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से किन्हीं दो संख्याओं का मौसा ज्ञात किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि मौसा किसे कहते हैं, ठीक है। तो मौसा और लौसा, तो आज का हमारा टॉपिक है मौसा और लौसा। चलिए, सबसे पहले मैं आपको लौसा और मौसा के बारे में बता दे रहा हूं। सबसे पहले लौसा मौसा, उसके बाद से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। आज जैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में सूत्र लिखवा दूंगा, उसके बाद से आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो लौसा, लौसा किसे कहते हैं? लौसा, इसका फुल फॉर्म होता है लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक। इसको अंग्रेजी में कहते हैं एलसीएम। क्या कहते हैं? एलसीएम। एलसीएम। अब एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है इसे बोलते हैं, एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है लोअर कॉमन मल्टीप्लिकेशन। लोअर कॉमन मल्टीप्लिकेशन आप लोग लिख लेंगे। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोअर कॉमन मल्टीप्लिकेशन। अब लौसा किसे कहते हैं? लौसा कहिए या एलसीएम कहिए, लौसा किसे कहते हैं? यदि आपसे कोई पूछ भी कि लौसा किसे कहते हैं, क्या कहेंगे आप? यदि मैं आपसे कहूं कि लौसा किसे कहते हैं तो क्या बताएंगे? यदि मैं संख्या दे दूं कि 8 और 10 का लौसा ज्ञात कीजिए, तो बहुत आसान है, सीधा आप कई विधि होता है इसका लौसा ज्ञात करने का। लेकिन आपसे कोई सीधे कह दे कि लौसा किसे कहते हैं, तब तो भाई कंफ्यूज जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है किताबें पढ़ो, क्योंकि कुछ भी नहीं जिंदगी में सिवाय किताबों की। तुम जब आओगे मुझे बदला हुआ ही पाओगे, क्योंकि कुछ भी नहीं जिंदगी में सिवाय किताबों की। और उनकी ख्वाहिश थी मेरा कमरा सजाने की, और मेरे कमरे में कुछ भी नहीं सिवाय किताबों की, ठीक है। तो कहने का सीधा मतलब है आप लोग ज्यादा किताबों का यूज कीजिए, क्योंकि जिंदगी आपका केवल और केवल किताब ही बना सकता है, ठीक है।
तो चलिए हमारा टॉपिक है लॉसर। यदि आपसे कोई पूछ दे लॉसर किसे कहते हैं, तो लॉसर का परिभाषा सबसे पहले लॉसर का परिभाषा समझिए। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए दी गई संख्याओं का लॉसर कहलाती है। दी गई संख्याओं का लॉसर कहलाती है। आप लोग इस परिभाषा को समझिए। सबसे पहले लॉसर किसे कहते हैं? यदि आपसे कोई कह दे लॉसर किसे कहते हैं, यदि मैं सीधे आपसे कहूं 8 और 10 का लॉसर ज्ञात कीजिए, तो भाई सिंपल है, निकाल सकते हैं आप। लेकिन आपसे कोई सीधे कहे लॉसर किसे कहते हैं, तो भाई वहां पे तो कंफ्यूजन हो गया ना। तो वहां पे आपको ये बताना होगा कि लॉसर कहते किसे हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, दी गई संख्याओं का लॉसर कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पे लॉसर हम शुरू करते हैं। लॉसर निकालने का कई तरीका होता है। एक होता है भाग विधि, एक होता है गुणनखंड विधि। ठीक है, और एक सूत्र होता है। तो भाई उसमें मौसो और संख्या, मौसो भी ज्ञात करना पड़ेगा, संख्या भी दिया रहेगा, तब जाके आप लॉसर ज्ञात कर सकते हैं। तो मेन दो ही विधि मैं यहाँ बताऊंगा, एक भाग विधि और एक गुणनखंड विधि। शायद आप लोग इसको जानते भी होंगे। जैसे आप समझिए एग्जाम्पल में मैं आपसे कहूं 8 और 10 का लॉसर ज्ञात कीजिए। 8 और 10 का लॉसर ज्ञात कीजिए, तो क्या नियम होता है? सबसे पहले हम इन दोनों के यहाँ पे काटना शुरू करेंगे। 2 से काटेंगे 4 होगा, ये 5 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 2 होगा, ये 5 ही रहेगा। फिर 2 से काटेंगे 1 हो जाएगा और ये 5 ही रहेगा। फिर 2 से काटेंगे, नहीं 5 से काटेंगे, अब ये क्या हो जाएगा? यह 1 और यह भी 1। यहाँ पे क्या हुआ? 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 पचे 8 पचे कितना होता है? 8 पचे 40। ठीक है, अब यहां समझिए। अब सीधे मैं आपसे कहूं इसका लॉसर 8 और 10 का लॉसर क्या निकला? 2 गुणे, अगर लॉसर की बात की जाए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, तो क्या होगा? यहां से 2 दूना 4, 4 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पचे 40 हो गया। यानी इसका लॉसर क्या मिला हमें? 40 मिला। क्या मिल गया? 40। यदि इस परिभाषा से देखा जाए तो क्या यह संतुष्ट हो रहा है? देखिए कैसे। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, दी गई संख्याओं का लॉसर कहलाती है। अब यहां देखिए 40 इसका लॉसर ज्ञात हुआ। क्या ज्ञात हुआ? 40। अब यहाँ पे अगर देखें तो वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जो इस 8 और 10 से विभाजित हो सकता है? क्या अगर हम 30 की बात करें, अगर 30 की बात करें तो 30 केवल 10 से विभाजित होगा। क्या 8 से विभाजित हो पाएगा? नहीं होगा। अगर हम 24 की बात करें तो 24 केवल और केवल 8 से विभाजित होगा, इस 10 से विभाजित नहीं होगा। तो वह छोटी से छोटी संख्या 40 ही है जो इस 8 से विभाजित होगा और इस 10 से भी विभाजित हो सकता है। ठीक है, यानी होगा, हो सकता नहीं होगा। ठीक है, तो परिभाषा समझिए। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, दी गई संख्याओं का लॉसर कहलाती है। अब यहाँ समझिए, लॉसर निकालने का 2 तरीका होता है। एक होता है भाग विधि, 3 तरीका होता है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। आगे सूत्र है तो आगे उसमें मौसा ज्ञात करना पड़ेगा, तब आप लोग लॉसर निकाल सकते हैं। लॉसर निकालने का 2 तरीका होता है, पहला मेथड और दूसरा मेथड।
मैं लिख दे रहा हूं। मैं आपसे कहूं कि आप 12 और 20 का लॉसर ज्ञात कीजिए। 12 20 का लॉसर ज्ञात कीजिए। तो पहला होता है भाग विधि। पहला क्या होता है, इसे बोलते हैं भाग विधि। इसे बोलेंगे भाग विधि। भाग विधि, ठीक है। अब भाग विधि में कैसे ज्ञात करेंगे, 12 को यहाँ पे लिखेंगे और 20 को यहाँ पे काटेंगे। इसे पहले 2 से काटेंगे, कितनी बार में जाएगा, 6 बार में, और यह 10 बार में। फिर 2 से काटेंगे, ये जाएगा 3 बार में और ये जाएगा 5 बार में। अब कटेगा, 3 से कटेगा, ये जाएगा 1 बार में और जाएगा 5 बार में। फिर 5 से काटेंगे, ये जाएगा 1 बार और ये भी जाएगा 1 बार। लॉसर क्या प्राप्त हुआ, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पचे 7। इसका लॉसर क्या प्राप्त हुआ, 7। अब यहां समझिए, यह 12 और 20 का जब हम लॉसर ज्ञात किए तो हमें 60 प्राप्त हुआ। यानी कहने का मतलब है वह छोटी से छोटी संख्या 60 ही है जो इस 12 से भी विभाजित हो सकता है और इस 20 से भी विभाजित हो सकता है। जैसे अगर हम कहें 40 तो 40 तो केवल 20 से विभाजित होगा ना, क्या 12 से होगा, नहीं होगा। यदि हम बात करें 24 की तो 24 केवल 12 से विभाजित होगा, इस 20 से विभाजित नहीं हो सकता। इसीलिए मैं कहता हूं यदि परिभाषा याद है ना, यदि आपको केवल परिभाषा याद है तो लॉसर ज्ञात करने का कोई बहुत बड़ा कोई रीजन नहीं होता है। परिभाषा से ही आप उसका उत्तर बता सकते हो, ठीक है। अब यहां समझिए लॉसर क्या प्राप्त हुआ, 60। ये हो गया आपका भाग विधि। और दूसरा जो होता है गुणनखंड विधि। दूसरा जो विधि होता है इसे क्या बोलते हैं, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। अब इस गुणनखंड विधि से हम निकालेंगे, पहले क्या करेंगे, 12 का गुणनखंड करेंगे, उसके बाद से किसका करेंगे, 20 का करेंगे 12। अब देखिए गुणनखंड कैसे करेंगे, हमको इस 12 का गुणनखंड करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे 12 लिख देंगे और काटेंगे इसे किससे, 2 से। पहले 2 से काटेंगे 6 बार में, फिर 2 से काटेंगे 3 बार में। अब कटेगा, नहीं कटेगा, फिर इसे किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे। ये क्या हो गया, 2 गुणे 3। अब हमको 20 का गुणनखंड करना है, कैसे करेंगे इसका गुणनखंड, यहाँ पे 20 लिखेंगे, 2 से काटेंगे, पहले 10 बार में जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 5 बार में जाएगा, फिर 5 से काटेंगे 1 बार में जाएगा। यानी 20 का गुणनखंड क्या प्राप्त हुआ, 2 गुणे 5 प्राप्त हुआ, ठीक है। अब यहां आप समझिए गुणनखंड विधि से कैसे हम ज्ञात करेंगे लॉसर। यहाँ पे अब हमको क्या करना है, लॉसर ज्ञात करना है। यहाँ पे लिखेंगे लॉसर, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे दोनों में कॉमन गुणनखंड क्या क्या है। तो कॉमन एक यह कॉमन है, इसको मैं यहाँ पे ऐसे कर दे रहा हूं, और ये क्या कॉमन है, ठीक है, ये तो कॉमन है। तो जो कॉमन है उसे लिख देंगे, यहाँ पे 2 गुणे 2 कॉमन मिल गया। अब यहाँ पे और कुछ कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। यहाँ पे 3 अलग है तो पहले 3 को उतार देंगे, जो नहीं मिल रहा है, जो कॉमन मिल रहा है उसको उतार देंगे पहले, और उसके बाद से जो नहीं मिल रहा है उसको भी उतार देंगे। 3 को उतार देंगे, उसके बाद से 5 को उतार देंगे, क्योंकि ये दोनों कॉमन नहीं है, ठीक है। अब फिर से इसका गुणा करेंगे, तो 2 दूना 4, ठीक है, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60। देखिए यहां से भाग विधि से भी 60 लॉसर प्राप्त हुआ और गुणनखंड विधि से भी 60 ही लॉसर प्राप्त हुआ, ठीक है। तो आप लोग ये दोनों विधि समझ लीजिए। यदि आपसे कोई कहे लॉसर ज्ञात कीजिए तो आप इन दोनों में से किसी विधि का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला है मौसम। मौसम का फुल फॉर्म होता है महत्तम समापवर्तक, यानी इसे बोलते हैं अंग्रेजी में HCF। HCF का फुल फॉर्म होता है हायर कॉमन फैक्टर। हायर कॉमन फैक्टर। अब आपसे कोई कहे कि मौसम किसे कहते हैं, सीधे आपसे कोई कहे मौसम किसे कहते हैं, तो भाई तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। यदि मैं आपसे कहूं 2 और 3 का मौसम ज्ञात कीजिए, तो भाई तो निकाल सकते हैं 2 और 3 का मौसम। लेकिन आपसे सीधे कोई कहे कि मौसम किसे कहते हैं तो वहां पे समस्या हो जाएगी। देखिए सबसे पहले परिभाषा समझिए मौसम का। सबसे पहले परिभाषा मौसम का, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से
बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर सके दी गई संख्याओं का मौसम कहलाती है। यदि आपसे कोई पूछे मौसा किसे कहते हैं, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर सके दी गई संख्याओं का मौसा कहलाती है। जैसे समझिए एग्जाम्पल में, ये आपका बेसिक है, मैं बेसिक बता दे रहा हूं, लॉसा और मौसा बता दे रहा हूं, उसके बाद से यूटिलिटी विभाजन प्रेमिका स्टार्ट होगा। एग्जाम्पल समझिए, मौसा किसे कहते हैं। जैसे यहाँ पे 5 हो और यहाँ पे 10 हो, ठीक है। तो सबसे पहले यदि हमको परिभाषा याद है, 1 सेकेंड के अंतर में हम मौसा ज्ञात कर सकते, मौसा बता सकते हैं। 1 सेकेंड लगेगा मौसा बताने में। यदि 5 है और यहाँ पे 10 है, तो बताइए 5 और 10 का मौसा बताइए क्या होगा। सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसका मौसा ज्ञात करने के लिए 2 तरीका होता है, एक भाग विधि होता है और एक गुणनखंड विधि होता है। यहाँ पर भी वही विधि होता है। एक तरह से इसे मान लीजिए, सबसे पहले मौसा ज्ञात करने के लिए जो बड़ी संख्या है उसे क्या बोलते हैं, भाज्य मानते हैं, और छोटी संख्या को भाजक मानते हैं। तो 10 बड़ा है, इसे क्या मानेंगे, भाज्य, और ये जो 5 छोटा है इसे क्या मानेंगे, भाजक। भाजक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा आपका। तो 10 में कितने से भाग देंगे हम, 5 से भाग देंगे, ठीक है। 10 में 5 से भाग देंगे, तो जब 10 में 5 से भाग देंगे हम, तो कितने भाग में आएगा, 2 भाग में आएगा, ठीक है। तो 5 दूना 10 कट गया, यानी शेषफल का आ गया 0 आ गया। तो 5 और 10 इन दोनों का मौसा क्या हो जाएगा। तो देखिए, नियम ये कहता है कि जिस भाजक से शेषफल 0 प्राप्त होता है वही दी गई संख्याओं का मौसा कहलाता है। जिस भाजक से शेषफल 0 प्राप्त होता है वही दी गई संख्याओं का मौसा कहलाता है। जैसे यहाँ पे, अब यहाँ पे 5 और 10 का मौसा क्या हो गया, 5 हो गया। ये मौसा क्या हो गया, 5 प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हुआ, 5 प्राप्त हुआ। अब देखिए, यहाँ पे मौसा ज्ञात करने का 2 तरीके, यहाँ पर इसे मौसा ज्ञात करने का मेनली 3 तरीका होता है। 3 तरीका होता है। पहला होता है भाग विधि, दूसरा होता है गुणनखंड विधि, और तीसरा जो होता है वो एक सूत्र होता है, फार्मूला होता है। आगे आपको फार्मूला वो बताया जाएगा, ठीक है। अब चलिए मौसा कैसे ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पे आप ट्रिक समझिए, जैसे कंपटीशन के एग्जाम में मौसा पूछता है तो वहां पे ट्रिक से कैसे बताते हैं, सोचिए जरा। 5 और 10 परिभाषा समझिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर सके दी गई संख्याओं का मौसा कहलाती है। अब यहाँ पे 5 और 10 लिखा गया है। अब इन दोनों के बारे में सोचिए, वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जो इन दोनों संख्या को विभाजित कर सकता है। क्या है, 10 है, तो 10 केवल 10 को विभाजित करेगा, 5 को विभाजित नहीं कर सकता है, ठीक है। यदि अगर हम 20 की बात करें तो भी नहीं कर पाएगा। यानी 10 ही हो सकता है, या तो 10 हो, या तो 10 से कम होगा, या तो 10 होगा, या 10 से कम होगा, या 5 होगा, या 5 से ज्यादा होगा, ये नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे 5 ही वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो इस 5 को विभाजित कर सकता है और इस 10 को विभाजित कर सकता है। जैसे अगर हम 5 इसका मौसा क्या प्राप्त हुआ, 5 से 5 में भाग देंगे क्या होगा, 1 मिलेगा, और 10 में 5 से भाग देंगे कितने, 2 कर देंगे विभाजित। यानी कहने का सीधा मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर सके दी गई संख्याओं का मौसा कहलाता है। अब समझिए यहाँ पे, अब ट्रिक समझिए। मैं आपसे पूछूं
1 और 2 का मौसम क्या है? 1 और 2 का मौसम क्या होगा? यदि अगर हम इसको अगर हल करेंगे तभी आ जाएगा, लेकिन वहां पे थोड़ा टाइम लगेगा। देख के बताइए, आप तुरंत बताइए 1 और 2 में वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो दोनों को विभाजित कर सकता है? क्या है 1 और 2 में वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो दोनों को विभाजित कर सकता है? अबे ये कहीं ना है, एक ही जो है या 1 को विभाजित कर सकता है और ये कहीं जो है 2 को विभाजित कर सकता है। तो 1 और 2 का मौसा क्या होगा? 1 और 2 का मौसा क्या होगा? 1 हो जाएगा। अब यहां आप समझिए, जब दो संख्याएं विषम होता है, जब दो संख्याएं विषम होती हैं तो वहां पे मौसम क्या होता है? 1 होता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि 13 और 15 नहीं, 13 और 15 का मौसम क्या होगा? अब 13 और 15 का मौसम क्या हो सकता है? अगर 5 के बारे में बात करें तो 5 केवल 15 को विभाजित करेगा, और 13 के बारे में 13 तो केवल खुद अभाज्य संख्या है। जब दो विषम संख्याओं की बात की जाए या दो अभाज्य संख्याओं की बात की जाए तो वहां पे जो मौसा होता है एक ही होता है। समझे? जैसे कंपटीशन बड़ा घुमा के पूछ, जैसे मैं आपसे कहूं 29 और 33 का मौसम क्या होगा? 29 और 33 का मौसम अब 29 और 33 का लघु गुणनखंड करने तो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अब यहां समझिए, यह 29 भी एक प्रकार की अभाज्य संख्या है और यह 33 भी एक प्रकार की अभाज्य संख्या है। जब दोनों अभाज्य तो इसका मौसा क्या होगा? इसका मौसा क्या होगा? एक ही होगा। यानी एक ही वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इस 29 को भी विभाजित कर सकता है और इस 33 को भी विभाजित कर सकता है। यहां सो गया ट्रिक। 1 सेकेंड में बता सकते हैं आप मौसम, यानी दो संख्याओं का, दो संख्या हो, 3 संख्या हो, 1 सेकेंड में आप उसका मौसम बता सकते हैं। अब मौसम याद करने का 2 तरीका होता है। पहला जो तरीका होता है भाग विधि, पहला जो विधि होता है भाग विधि, और दूसरा जो विधि होता है गुणनखंड विधि। दूसरा विधि क्या होता है? गुणनखंड विधि। चलिए, अब मैं एक सवाल दे रहा हूं, मैं एक क्वेश्चन दोनों विधि से बता दे रहा हूं ताकि आप लोग समझ लें। ठीक है? यहां पे मैं लिख दे रहा हूं 12 और 15, 12 तथा 15 का मौसम। 12 15 का मौसम। देखिए, सबसे पहले मौसम ज्ञात करने के लिए भाग विधि। अब भाग विधि में 2 तरह से भाग कर सकते हैं। भाग विधि में 2 तरह से भाग कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले इन दोनों में बड़ा कौन है? बड़ा है 15, बड़ा है ना। तो जब 15 बड़ा है इसको मानेंगे भाज्य। अब भाज्य किसे कहते हैं? जैसे हम 8 में 4 से भाग दे दिए, 8 में क्या कर दिए? 4 से भाग दे दिया। कितने बार में जाएगा? तो 2 बार में जाएगा। 4 दूना 8 गया। चार दूना 8, 0 आ गया। अब आप देखिए, ये जो 8 जो है भाग हम किस में दे रहे हैं? 8 में भाग दे रहे हैं। कितने से? 4 से भाग दे रहे हैं ना। तो ये जो 8 है ये आपका भाज्य हो जाएगा। क्या होगा? भाज्य होगा। और यहाँ पे जो 4 से भाग दे रहा है ना, इसे बोलते हैं भाजक। इसे क्या बोलते हैं? भाजक। और यहाँ पे प्राप्त क्या हुआ? जो भाग देने के फलस्वरूप जो मिला उसे बोलते हैं भागफल। इसे क्या बोलते हैं? भागफल। और यहाँ पे 0 यानी 0 प्राप्त हो ना, 8 से 8 काटेंगे 0 मिल जाएगी, इसे बोलते हैं शेषफल। इतना तो आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है? अब आप देखिए, सबसे पहले जब हम भाग विधि से मौसम ज्ञात करते हैं, जब 2 संख्या दी होती है तो उसमें देखते हैं बड़ा संख्या क्या है। इसमें बड़ी संख्या क्या है? 15 है ना। तो 15 को मानेंगे भाज्य। क्या मानेंगे? भाज्य। 15 को मानेंगे भाज्य। भाज्य बराबर क्या? 15। और छोटी संख्या क्या है? 12। इसे मानेंगे हम भाजक। इसे क्या मानेंगे? भाजक। ये मौसम जो होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, तो आप लोग इसको विशेष ध्यान करके पढ़िएगा। ठीक है? अब यहाँ पे भाग विधि से हम इसका मौसम निकालने जा रहे हैं। तो हमने 15 को भाज्य मान लिया और 12 को भाजक मान लिया।
तो यहाँ पे भाग देंगे हम 15 में भाग देंगे कितने से, 12 से। ठीक है, 15 में भाग देंगे कितने से, 12 से। कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा 12, बचा कितना, शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा। शेषफल कितना आएगा, 3। ठीक है, अब यहाँ देखिए जो शेषफल प्राप्त हुआ है उसे मानते हैं भाजक। ठीक है, और जिससे पहले भाग दिए थे उसको मानते हैं भाज्य। अब इस शेषफल को भाजक मानेंगे और इस 12 से भाग दिए थे ना, अब इसको भाज्य मानेंगे। अब 12 में भाग देंगे कितने से, 3 से। कितने बार में जाएगा, 4 3 12, 12 जीरो आ गया। अब यहाँ देखिए यहाँ पे शेषफल क्या मिला, 0। जिस भाजक से शेषफल 0 प्राप्त होता है वही भाजक दी गई संख्या का मौसक कहलाता है। यानी शेषफल 0 किससे प्राप्त हुआ, 3 से प्राप्त हुआ ना। हमने भाग दिया पहले कितने से, 12 से, यानी 15 में भाग दिया 12 से, हमें शेषफल प्राप्त हुआ 3। और फिर से हमने क्या माना, अब इसको हमने 12 को हमने भाजक माना और भाजक मान के 12 में 3 से भाग दिए। कितनी बार में गया, 4 बार में गया। शेषफल कितना आएगा, 0। तो भाजक यही ना है, अंतिम भाजक यही है। जिस भाजक से शेषफल 0 प्राप्त होता है वही भाजक दी गई संख्या का मौसक कहलाता है। यानी 15 और 12 का मौसक क्या होगा, तो 15 और 12 का मौसक क्या होगा, अतः लिखेंगे, अतः 15 तथा 12 और 15, अतः 12 तथा 15 का मौसक 3 होगा। क्या होगा, 3 होगा। हो गया, ये हो गया भाग विधि से। अब यहाँ पाएंगे गुणनखंड विधि से। अगला क्या, अब गुणनखंड विधि से मौसक ज्ञात करेंगे। तो 12 और 15 इन्हीं दो संख्याओं का मौसक गुणनखंड विधि से ज्ञात करने चल रहा है। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 12 और यहाँ पे लिखेंगे 15। इन दोनों का गुणनखंड करेंगे। तो 12 का गुणनखंड करेंगे कितने बार जाएगा, कैसे जाएगा, 2 गुणे 3। देखिए कैसे गुणनखंड करते हैं। 12 गुणनखंड करेंगे पहले, उसके बाद से 15 गुणनखंड करेंगे। 12 गुणनखंड करने के लिए यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, ऐसे कर देंगे, 2 से काटिए, कितने में जाएगा, कितने बार में जाएगा, 6 बार में। फिर 2 से काटिए, कितने बार में जाएगा, 3 बार में। फिर 3 से काट दीजिए, 1 बार में खत्म हो गया। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3। अब इस 15 का गुणनखंड करेंगे। कैसे करेंगे 15 गुणनखंड, यहाँ पे 15 लिख देंगे। कितने से काटेंगे, 2 से जाएगा, नहीं जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, कितने में जाएगा, 5 बार में जाएगा। अब फिर 5 से काटेंगे, 1 बार में। अब यहाँ देखिए, तो जब 15 गुणनखंड कितना प्राप्त हुआ, 3 गुणे 5 हो गया। अब इसी 12 और 15 का मौसक गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ देखिए सबसे पहले, अब यहाँ पे हम दोनों का प्रोसेस में जैसे लौसक ज्ञात किए थे, सेम यहाँ पर मौसक भी वैसे ही ज्ञात करेंगे। बस थोड़ा सा यहाँ पे समझना है, मौसक कैसे ज्ञात करेंगे। उसमें लौसक में क्या होता था, जो कॉमन मिलता था उसको भी लिखते थे और जो कॉमन नहीं मिलता था उसको भी लिखते थे। लेकिन मौसम ऐसा नहीं है, मौसम में जो कॉमन मिलेगा उसे ही लिखेंगे। अब देखिए इन दोनों में 12 का गुणनखंड किए, इसमें और इसमें, इन दोनों में कॉमन क्या है, यानी ऐसी कौन सी संख्या जो दोनों मिल रहा है, क्या है, 2 यहाँ पे है तो 2 नीचे है, नहीं है, 2 नहीं है। 5 यहाँ पे तो 5 यहाँ पे है, नहीं। क्या कॉमन मिल रहा है, केवल 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी, एक ही कॉमन मिल रहा है ना। तो मौसक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से भाग विधि से भी हम मौसक ज्ञात किए, कितना आया, 3 प्राप्त हुआ। और इस गुणनखंड विधि से भी मौसक कितना प्राप्त किया, 3 ही प्राप्त किए। ठीक है, तो ये होता है मौसक ज्ञात करना। मौसक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, तथा यदि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आपके जो मित्र हैं वो लोग भी इस वीडियो को देखें और लाभ उठाएं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।